ठीक है। सो ऑसिलेशंस में क्या देखना है, देखो ध्यान से कि ऑसिलेशंस बेसिकली एक टाइप ऑफ मोशन है। अब टाइप ऑफ मोशन का मतलब क्या है, कैसा मोशन है ये बाद में पढ़ेंगे, बस ध्यान रखना ऑसिलेशन एक टाइप ऑफ मोशन है और कुछ भी नहीं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, पैराबोलिक मोशन होता है, अलग अलग प्रकार के मोशन है, वैसे ही ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन ओनली। उससे पहले अभी देखो कौन सा टाइप का मोशन है बाद में समझ में आएगा, पहले कुछ बेसिक्स को समझो। तो बेसिक्स में आपको पहले कुछ वर्ड्स को समझने पड़ेंगे। पहला क्या है, पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक समझते हैं। तो पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद अगर मोशन रिपीट हो तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो अर्थ अराउंड द सन, अगर यहां पर सूर्य है सन और उसके आसपास अगर अर्थ घूम रहा है, तो देखो अर्थ मान लो ए से स्टार्ट हुआ और अर्थ दोबारा ए पर ही आया, फिर दोबारा ए पर ही आया, तो मोशन रिपीट हो रहा है। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी का जो हाथ होता है, वो भी पीरियोडिक है। कैसा है वो, क्योंकि बार बार वो रिपीट होता है, 12 बजे फिर दोबारा 12 बज रहे, फिर दोबारा ही 12 बज रहे, तो 12 बार बार रिपीट हो रहा है, तो पीरियोडिक मोशन। तो ऑसिलेशन में पहला टॉपिक होता है कि भाई बेसिक समझाओ बच्चों को पीरियोडिक मोशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑसिलेशन का क्या मतलब है। देखिए तो ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन हम किसे कहेंगे, सुनिए। जब रिपीटेशन हो, रिपीटेशन मतलब पीरियोडिक तो हो, समझे आप मेरी बात को, जब भी रिपीट होगा तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक, यानी पीरियोडिक भी हो साथ ही साथ बैक एंड फोर्थ हो, इसको टू एंड फ्रो भी बोलते हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ बोलते हैं, फ्रोथ बोलते हैं, फ्रॉथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब बता रहा हूं, आगे पीछे। जब रिपीटेशन तो हो पर ऐसे करके आगे पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम, और इस पेंडुलम को हम यहां पर लाके छोड़ दे तो कुछ देर बाद पेंडुलम ऐसे ऐसे होगा, तो क्या मोशन रिपीट हो रहा है, हाँ। क्या इस पॉइंट पर दोबारा आ रहा है, हाँ। इस पॉइंट से हमने छोड़ा, ध्यान देंगे, इस पॉइंट पर हमने छोड़ा और इसी पॉइंट पर दोबारा वो आ रहा है जा रहा है, 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 लेकिन आगे पीछे होके, यानी रिपीटेशन हो पर आगे पीछे हो, तो उसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशंस कहते हैं। तो पीरियोडिक और ऑसिलेशन में यही फर्क है, पीरियोडिक में सिर्फ रिपीटेशन है, ऑसिलेटरी में क्या है फर्क आ गया कि रिपीटेशन प्लस बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन, टू से फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू से फ्रॉम। अच्छा अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ऑसिलेटरी में क्या होता है, ऑसिलेटरी में पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो, और उसमें क्या होता है ओनली पीरियोडिक, उसमें टू एंड फ्रो नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता उसके अंदर। सो अगला कुछ हमें टर्म सीखने, और यानी हम ये समझ गए कि ऑसिलेटरी मोशन कैसा मोशन होता है, ऐसा मोशन जो पीरियोडिक भी हो और टू एंड फ्रो भी हो, तो उसको बोलेंगे हम ऑसिलेटरी। अब कुछ टर्म्स को समझते हैं। अगर हम टर्म की बात करें तो वेरी फर्स्ट टर्म व्हाट वी हैव, पढ़िए टाइम पीरियड, टाइम ऑफ वन साइकिल। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम ऑफ वन साइकिल को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। मतलब कोई इंसान यहां से स्टार्ट हुआ और दोबारा यहीं पे लौट आया तो बोलेंगे एक साइकिल। या फिर एक पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ, पेंडुलम समझते हैं, पेंडुलम सिंपल पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ और घूम के यहीं पर आ गया तो उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। वन साइकिल कंप्लीट हो गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, कुछ बातें हैं, जैसे अगर कोई पेंडुलम है और एक पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक पेंडुलम है और वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होता है, जो यहां पर सेंटर वाला पॉइंट, इसको हम मीन पोजीशन बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे, मीन पोजीशन। इस पॉइंट के आगे पीछे ही वो घूमेगा। कभी पेंडुलम का जो बॉल होता है यहां पहुंचेगा, बॉब बोलते हैं उसको, कभी यहां पहुंचेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट के अबाउट ही घूमेगा, मतलब एक बीच वाला पॉइंट होगा जिसके आगे पीछे घूमेगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट आगे पीछे पार्टिकल होता है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। और जो सबसे दूर है, जहां से वापस लौटेगा, ये गया और लौट रहा है, उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो छोटी छोटी बातें हम समझ गए, मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, और टाइम पीरियड क्या होता है। फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता है 1/टाइम पीरियड। ये सबको पता होता है बचपन से कि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, ऑसिलेशन में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। अब कुछ याद करने वाली बात क्या है कि साइन और कॉस इज हार्मोनिक। मतलब साइन और कॉस कैसा होता है, हार्मोनिक फंक्शन।
अभी जो हार्मोनिक वर्ड है ये कहां से आया है? हार्मोनिक वर्ड देखो कहीं ना कहीं ऑसिलेशन जैसा है, कहीं ना कहीं ऑसिलेशन जैसा है। देखो आप बात समझो, देखो हार्मोनिक ये वर्ड आया हारमोनियम से। जैसे हारमोनियम में क्या होता है, सारे गामा पाधा निसा, फिर सारे गामा पाधा निसा, यानी सा से शुरू होता है और सा पर ही पहुंच जाता है। हारमोनियम सा से शुरू होता है और सा पर ही पहुंच जाता है, फिर सा से शुरू होता है सा पर पहुंच जाता है। तो हारमोनियम में भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन। क्या हो रहा है, रिपीटेशन। और ऑसिलेशन में भी क्या होता है, रिपीटेशन। पीरियोडिक मोशन में भी क्या होता है, रिपीटेशन। इसीलिए अगर इस चैप्टर के अंदर हम हार्मोनिक वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाना कि वो रिपीटेशन की वजह से इस्तेमाल हुआ है। देखिए साइन थीटा की बात करें हम, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है। तो हम प्यारे बच्चों ये कहते हैं कि साइन भी हार्मोनिक है। क्यों? जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर लौट जा रहा है, दिख रहा है आपको। फिर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहीं लौट जाएगा। मेरी बात समझे? देखो पॉइंट देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां लौट गया, इसी लेवल पे लौट गया, फिर इसी लेवल पे लौट गया। आप समझे नहीं समझे बात को? तो वैसे कॉस का भी होता है। कॉस देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा कुछ टाइम बाद यहीं पहुंच जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को। फिर यहीं से स्टार्ट हो रहा है और उसी लेवल पे पहुंच गया। तो साइन और कॉस कैसे होते हैं, हार्मोनिक होते हैं। या कहने का मतलब ये है कि अगर साइन और कॉस भी रिपीट हो रहा है, हमारा मोशन भी रिपीट हो रहा है, और हमारे अपने मोशन के लिए एक मैथमेटिक्स बनानी, क्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में ही अपनी मैथमेटिक्स को बनाएंगे। क्योंकि हमारा मोशन ही बहुत अजीब सा है। अगर मोशन हमारा अजीब सा है तो इसकी मैथमेटिक्स भी साइन और कॉस में ही आएगी। क्यों? मोशन भी हार्मोनिक है और साइन और कॉस भी क्या है, हार्मोनिक। तो हमें अपने इस चैप्टर में जो मैथमेटिक्स पैदा करना है वो साइन कॉस के फॉर्म में पैदा करना है। तो आगे देखो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट कर दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या इस्तेमाल कर दिया बेटा हमने, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे चैप्टर का नाम ही है एसएचएम। अब आपको पता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का ऑसिलेशन है। क्या है ये, एक प्रकार का, क्योंकि हार्मोनिक का मतलब ही होता है रिपीट होना। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना बहुत ही टफ होता है। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना बहुत टफ है तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन से पढ़ना चाहा। क्यों पढ़ना चाहा सर्कुलर मोशन से, समझो। क्योंकि हमने ये देखा कि मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं हम कि कोई पार्टिकल है P और उसकी जो परछाई है, परछाई वो Q है। क्या है, Q। तो जब ये पॉइंट P सर्कल में मूव कर रहा है तो पॉइंट Q यहां पर आ गया, उसकी परछाई यहां पर आ जाएगी। फिर अगर पॉइंट P यहां होगा तो उसकी परछाई कहां होगी, यहां पे होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर जो हमारा पॉइंट P अगर यहां पर आ गया, मान लो यहां पर, तो उसकी परछाई यहां पर होगी। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको ये समझ में आ रहा है कि जब हमारा पॉइंट P सर्कल में मूव कर रहा था इतना, तो हमारा जो उसकी परछाई है वो ऊपर जा रही थी। कहाँ जा रही थी, ऊपर। और लेकिन जब पॉइंट P, जो पॉइंट P है हमारा P यहाँ पहुँच गया तो उसकी जो परछाई है यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है, मतलब पॉइंट P की जो परछाई है, परछाई पहले ऊपर गया होगा, परछाई पहले क्या हो गया, अच्छा हैंग हो गया, ये कुछ नहीं हुआ यार, हैंग हो गया। देखो देखो ये गरीबी कौन है, दिवेश ही हो सकता है दोस्तों, ये हैंग हो गया। सो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये पढ़ रहे थे और हैंग हो गया था कि जब हमारा पॉइंट P ऐसे मूव करेगा, पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी जो परछाई है वो यहां तक पहुंच रहा है और दोनों इस पॉइंट पर मीट करते हैं। उसके बाद जब पॉइंट P आगे ऐसे बढ़ रहा था सर्कल में तो उसकी परछाई जो है नीचे आ रही होगी। समझो, इमेजिन करना, देखो पॉइंट P ऊपर गया तो परछाई भी ऊपर गई, जो पॉइंट Q मान रहे हो। और जब पॉइंट P लौट रहा है तो उसकी परछाई यहां पहुंची, यहां पहुंचने के बाद कि परछाई भी लौट रहा है। तो पता क्या होगा, देखो अब अगली बार में क्या होगा, देखो जब हमारा पॉइंट P, मतलब पॉइंट P यहां होगा तो उसकी यहां मान लो तो उसकी परछाई यहां होगी। यानी स्टार्टिंग में पार्टिकल ऊपर गया, फिर पार्टिकल लौटा, अब पार्टिकल थोड़ा और नीचे गया, क्योंकि तभी ये मुमकिन है जब यहां पहुंच, देखो जब ये यहां गया तो ये ऊपर गया, जब ये यहां आया तो ये नीचे आया, अब ये यहां है तो उसकी परछाई यहां है, मतलब अब वो भी नीचे आ गया। अब कुछ देर बाद जब पॉइंट P आपका यहां पहुंचेगा तो उसकी परछाई यहां होगी। इसका मतलब क्या है कि अब वो भी लौट रहा अभी, यानी कि जब
सर्कल का पार्टिकल यहां से यहां जाता है तो ये अपना यहां जाता है, जब सर्कल का पार्टिकल यहां आता है तो ये यहां आता है, और जब सर्कल का पार्टिकल नीचे जाता है तो ये भी नीचे जाता है, और जब सर्कल का पार्टिकल ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर आता है। यानी कि सर्कल जो सर्कुलर मोशन है उसकी परछाई एक ऑसिलेटरी मोशन है या हार्मोनिक मोशन है। मेरी बात समझे? जो सर्कुलर मोशन है उसकी परछाई क्या है? एक हार्मोनिक मोशन। तो इससे कितना आसान हो जाता है अंडरस्टैंडिंग बाय सर्कुलर मोशन, कितना इजी पड़ गया। अब जो सर्कुलर मोशन का जो टाइम होगा वही ऑसिलेटरी मोशन का टाइम होगा, जो सर्कुलर मोशन का स्पीड होगा वही ऑसिलेटरी मोशन का होगा, जो सर्कुलर मोशन का एंगुलर स्पीड होगा वही, मतलब जो भी सर्कल के बारे में हम जानते हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर किसका होगा? पीरियोडिक का। बोलो क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की परछाई है। मेरी बात समझे? इसीलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सर्कुलर मोशन से रिप्लेस करके पढ़ाई करते हैं हमेशा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें पार्टिकल की, ध्यान देंगे इधर प्यारे बच्चों, कि अगर हमारा पॉइंट P यहां पर है तो पॉइंट Q यहां पर होगा। जब पॉइंट P यहां पहुंच जाएगा तो पॉइंट Q यहां होगा, होगा नहीं होगा? पॉइंट P के सामने इसका Q होगा ना। तो हमें यह देखना है कि जो पार्टिकल ऑसिलेशन में वो कौन सा है? पॉइंट Q। तो पॉइंट Q कितनी दूरी पर है सेंटर से? अब यहां पर इस वाले पॉइंट को मीन पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मीन पोजीशन। इसको क्यों बोलेंगे बताओ? क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर नीचे घूम रहा है वो, और जिस पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे काम होता है उसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से पॉइंट Q कितनी दूरी पर होगा किसी भी रैंडम टाइम पर? मीन पोजीशन से पॉइंट Q कितनी दूरी पर होगा किसी भी रैंडम टाइम पर, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालने से मैं कैसे निकाल रहा हूं, देखते रहना। हमने माना कि पहले पार्टिकल यहां पर था, पॉइंट P वाला पार्टिकल, फिर वो पार्टिकल कुछ देर बाद यहां पहुंच गया किसी टाइम पर, तो उसकी जो परछाई होगी, वो परछाई यहां पर होगा। तो हमें ये y डिस्टेंस ही निकालना है। तो ये y डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने एक तरीका निकाला। क्या निकाला? मैंने कहा देखो भाई, इस पॉइंट से देखो पहले पार्टिकल यहां पर था, पहले P पार्टिकल यहां पर था, अब जो P पार्टिकल ऊपर पहुंच गया, यानी अब P पार्टिकल यहां पर है। तो ये लाइन खींचा मैंने, ये लाइन खींच के मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। ट्रायंगल बनाने का फायदा क्या होगा? सर्कल का रेडियस मैं a मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? a मैंने क्या माना है? सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कल इज a। तो ये मेरा ऑटोमेटिक रेडियस के बराबर होगा, ये जो हाइट है। और मुझे निकालना ये वाला y है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसको हम इस डिस्टेंस को हम y बोलते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है y, तो ये दूरी भी कितनी होगी? y। और इसी y को हमें निकालना है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि हम इस किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर ऐसे लाइन खींचते हैं, सेंटर से मिलाते हैं और पूरा एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। अब इस ट्रायंगल में ये दूरी होगी, ये वाली दूरी ट्रायंगल के अंदर, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी। और हमने बोला कि जब मान लो यहाँ पर सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। क्या है? थीटा। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा पता क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये होगा परपेंडिकुलर, जो कि y के बराबर होगा, और हाइपोटेनियस होगा ये a। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a साइन थीटा। और इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो इक्वेशन है वो साइन के फॉर्म में आया है कि साइन भी रिपीट करता है, हमारा मोशन भी क्या होगा? रिपीट होगा। अब यहां पर हम जानते हैं ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, ये सबको पता होगा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको पता होता है तो, ठीक है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर थीटा को हम ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं, थीटा को ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो अभी के लिए हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? ए साइन थीटा या फिर ए साइन ओमेगा टी। यानी जब भी आपको इक्वेशन निकालना होता है, आपको ट्रायंगल बनाना, क्या बनाना होता है? ट्रायंगल। उस ट्रायंगल से साइन या कॉस का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं जो मर्जी हमारा मन कहे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने कहा कि मान लो मेरा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, तो उसकी परछाई यहां पर होगी नहीं होगी? बताओ। अगर मेरा P यहां पर है तो Q कहां पर होगा? यहां पर होगा। अब मान लो P यहां आ गया तो इसकी परछाई कहां पर आएगी? देखो यहां पर आएगी ना, इसके सामने। जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो ये वाला भी आगे बढ़ेगा ना इस तरफ, तो ये इसका Q हो गया। क्या हो गया? Q।
अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है बाई चांस, ये डिस्टेंस इस बार एक्स है, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। मान लो ये डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? आप ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल कैसे बनाओगे? ट्रायंगल यहां से लाइन खींचो, सेंटर से खींच दिया, सेंटर से लाइन। अब ये हमारा एंगल आपको निकालना है कैसे भी। तो मान लो ये एंगल बाई चांस मैं बोलता हूँ थीटा है, कितना है? तो यहाँ पर लगा दो आप कॉस थीटा। उससे क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन। तो बेस यहाँ पर पता क्या है? बेस है ये जो कि हमारा एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस ये डिस्टेंस जो कि ए होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। ए क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो यहाँ से कितना आ गया? एक्स आ गया। एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ए कॉस थीटा। समझे मेरी बात को? लेकिन हमारा सारे के सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है। तो कुछ भी नहीं होता, एक्स या वाई की दूरी निकालना ट्रायंगल बना के, वही होता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। क्या बात समझ में आ गई? इसको रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर चल रहा है फेज। अब फेज समझते हैं, फेज क्या होता है। देखिए फेज एक वर्ड होता है जो बहुत इस्तेमाल होगा। फेज का मतलब होता है लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एंगल, जो जनरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कभी कि एंगल के लिए सिंबल कौन कौन सा होता है, आपको पता होगा। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, ये सारे एंगल के सिंबल्स होते है ना। समझे मेरी बात को? तो मैंने कहा मान लो कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ सर्कल में, तो उसकी परछाई यहां पर होगी। तो अभी एंगल 0 है, तो हम बोलेंगे अभी जो फेज है, इनिशियल फेज, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं, इनिशियल फेज है 0। कितना है? 0 डिग्री। तो इनिशियल फेज 0 है क्योंकि अभी कोई चला ही नहीं पार्टिकल। अब मान लो मैं बोलता हूं कि भाई फेज है ना, फेज वो π/2 है, मतलब पार्टिकल कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो आपको समझ में आ गया कि फेज का मतलब होता है लोकेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल। फेज वर्ड सुना आप लोगों ने पहले? बेटा आपने सुना है? समझ में आया क्या होता है इसका मतलब? फेज का मतलब होता है लोकेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल। अब मैं कहता हूं फेज है पाई। पाई का मतलब है कि पार्टिकल यहां पहुंच गया है, मतलब हमारा जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है वो ऊपर जाके नीचे आ चुका है, ये तो इसका मतलब होगा। तो फेज का ये मतलब होता है। फेज 0 का मतलब क्या होता है? फेज 2π का मतलब क्या समझ गए? 2π का मतलब है कि लौट के आ गया। समझ में आ गया? और इक्वेशन हम ये जानते हैं। अब मान लो अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दूं आपको, मैं देखो ये भी इक्वेशन इस्तेमाल हो सकता है, y = a sin थीटा, और थीटा का मतलब क्या होता है? फेज। या ऐसा भी हो सकता है, कई बार लिखा हुआ देखो, मान लो ऐसा कोई केस हो कि सर्कुलर मोशन हो और पार्टिकल पहले से ही π/4 चल चुका है, पार्टिकल पहले से ही π/4 पर है। अरे वो चलना स्टार्ट किया, उसने एंगल चला थीटा। एंगल कितना चला? पहले π/4 चल लिया। मेरी बात समझ पा रहे? पहले π/4 चल लिया, अब कुछ और एंगल भी चला वो। तो आप लिख सकते हो ऐसा कि भैया देखो, आप जो इसकी इक्वेशन होगी a sin, और एंगल में कितना है? π/4, और थीटा, थीटा प्लस π/4। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है ओमेगा टी, बताया था ना आपको। तो ओमेगा टी प्लस π/4। नहीं, थीटा का मतलब ओमेगा टी होता है, पहले बता चुका मैं आपको। तो ऐसी इक्वेशन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, a sin ओमेगा टी प्लस π/4। तो यहाँ पर ये जो पाई ओमेगा टी के बाद जो लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं हम इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज से मेरा तात्पर्य क्या है? इनिशियल फेज से मेरा मतलब है कि स्टार्टिंग में वो कितना चल चुका था। जब हमने देखना उसको स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कितना चल चुका था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए आपको y = a sin ओमेगा टी और कुछ एंगल, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में कुछ वो चल चुका था, ये इनिशियल एंगल है। तो ओमेगा टी के बाद जो लिखा होता है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? और ये पूरा मिला के है फेज, है तो ये पूरा लोकेशन। देखो π/4 प्लस थीटा पूरा लोकेशन ही तो है, लेकिन ये है स्टार्टिंग का लोकेशन। π/4 क्या है? स्टार्टिंग का लोकेशन। तो इसको इनिशियल फेज और पूरे को मिला के हम फेज कहते हैं। बात देखो, जो ब्रैकेट साइन के बाद पूरा होता है फेज, और उसके अंदर भी कोई एंगल लिखा है तो उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। तो छोटी छोटी बातें थी, इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मान लो ये कोई एंगल है π/4 है बाई चांस, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ? y = a sin ओमेगा टी प्लस 5/4 मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया इक्वेशन, फेज को समझ लिया हमने बेसिक लैंग्वेज में। अब हम काम की बात आगे करते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू क्या बोलते हैं इंग्लिश, बाहर में जाए इंग्लिश। मेरी बात सुनो, वेलोसिटी की इक्वेशन देखिए। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट था a sin ओमेगा टी, अभी आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पर अगर आपको y निकालना है, कितना ऊपर है पार्टिकल,
तो y होता है a sin ओमेगा टी। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे समय के अनुसार, समय के साथ अगर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी। क्या हो जाएगा? और आप जानते हैं dy बाई डी टी को ही हम वेलोसिटी कहते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी वेलोसिटी तभी मिलेगा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, देखिए a की जगह पर a ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की जगह पर आएगा cos ओमेगा टी, और बगल में जो मल्टीप्लाई में हो यहां पर आ जाएगा। तो ये होता ही है, आपको मानना पड़ेगा, नहीं आता तो याद कीजिए। ये होता ही है कि a की जगह a रहता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और जो अंदर t के बगल में होता है मल्टीप्लाई में, वो बाहर आता है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। क्या बात है, इजी हो गया। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर ये जो वेलोसिटी है, ध्यान दीजिए, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कब आपके काम आएगा? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके कब काम आएगा? जब आपको कोई बोलेगा बताओ भाई 4 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, 4 सेकंड बाद मुझे वेलोसिटी बताओ, तो टाइम की वैल्यू 4 पुट करोगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा लिखा गया कि 2 मीटर पर वेलोसिटी बताओ, तब नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें मीटर पुट करने का ऑप्शन ही नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ टाइम पुट करने का ऑप्शन है। तो हम चाहते हैं वेलोसिटी का एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसके अंदर हम डिस्टेंस पुट करें और हमें वेलोसिटी मिले। तो उसके लिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान देंगे। हम इसी फॉर्मूले को, ये जो हमारा ऊपर का फॉर्मूला है v का, उसमें a ओमेगा को ऐसे छोड़ते हैं और cos के ऊपर स्क्वायर लगा के रूट लगाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कट के तो वही आ जाएगा ना आंसर। तो एक दिमाग क्या लगाते हैं हम, cos के ऊपर स्क्वायर लगा के रूट लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों इक्वल ही है। देखो v की जगह v, a की जगह a, ओमेगा की जगह ओमेगा, cos स्क्वायर का रूट मतलब cos। फिर हमने क्या किया, cos स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब कई लोगों को दर्द हो रहा होगा, तकलीफ हो रहा होगा, बता दूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर, या फिर ऐसा हो सकता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने बोला cos स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां पर आप देखो, बाहर एक a है, a बाहर एक a बैठा हुआ है, उस a को अंदर भेज रहा हूं, तो a स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर जाते ही स्क्वायर हो जाता है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ये बन चुका है आपका a साइन ओमेगा टी, और a साइन ओमेगा टी क्या होता है? y। तो हो जाएगा y का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? क्योंकि y होता है a साइन ओमेगा टी। यानी कि आपने वेलोसिटी का एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसमें डिस्टेंस है। क्या है? अब मैं बोलूंगा भाई मुझे 2 मीटर पर वेलोसिटी बता, तो y की वैल्यू 2 पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल कर रहा हूं? जब मैं बोलूं टाइम, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बता। तो वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, बहुत काम आता है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, ये भी है, सब याद होना चाहिए। इस प्रकार से हमने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर हमें एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, यही सब देखना होता है इस चैप्टर के अंदर। तो अगला देखिए, अगला अपने पास क्या है? अगला है अपने पास एक्सेलरेशन। देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें पता है कि वेलोसिटी हमने अभी पढ़ा है, वेलोसिटी होता है a ओमेगा cos ओमेगा टी, और जब एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली dv बाई dt, dv बाई, तो हमें मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो a ओमेगा की जगह पर a ओमेगा रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन, और ये साइन आ गया, a ओमेगा cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और जो ओमेगा होता है वो तो बाहर आता ही आता है। मतलब अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो रट्टा मारना है, कुल मिला के बात ये, क्योंकि ये होता ही है। अब मैं कितना भी नाच लूं, कितना भी गा लूं, ये तो होता ही है ना कि cos का माइनस साइन होता है, और एक ओमेगा तो बाहर आता ही आता है, तो ओमेगा बाहर आ ही गया। तो आंसर क्या आ गया? देखो, माइनस a, ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब दोबारा देखो, a और साइन ओमेगा टी को क्या बोलते हैं हम? y। a साइन ओमेगा टी y होता है, तो दोबारा हो गया ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा स्क्वायर बनेगा और ये हो गया y, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक बात प्रूफ क्या होती है कि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, यानी इसका मतलब है कि फोर्स भी नेगेटिव होगा। फोर्स क्या होगा? फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा। अगर बेटा, अगर फोर्स FOR है, FORC, अगर फोर्स नेगेटिव नहीं होता ना तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता ही नहीं। बोलो क्यों? पार्टिकल ऐसे गया, जा रहा है, अरे भाई कोई तो बुलाओ उसको,
तो फोर्स हमेशा पीछे लगता है ताकि पार्टिकल ऑसिलेट करे। अब मेरा हाथ इधर जा रहा है, अरे कोई तो बुलाओ इसको, तो पीछे एक फोर्स लगना चाहिए। तो एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा पीछे होता है ताकि वो पार्टिकल को बुला सके, पार्टिकल को, तो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बहुत साधारण कंडीशन है कि फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उसके अपोजिट हो फोर्स, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो पाएगा। तो आपने एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अगर प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे बढ़ूं तो अगला टॉपिक हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टाइम पीरियड हम कैसे, देखिए बहुत सिंपल है। हाँ जी, तो टाइम पीरियड की बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, तो बहुत ही साधारण है ना, इसका टॉपिक बहुत सिंपल है। देखिए हमें पता है, अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। क्या होता है एक्सेलरेशन? अगर आप लिख लिख के, मतलब अगर पहले से पढ़ रहे हो, लिख लिख के ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। अगर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर वाई होता है तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम। पता होगा आप लोगों को। ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमेशा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई। ये कुछ ऐसी फालतू बातें लिखी, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको फिलहाल, अब बाद में बताऊंगा ये सब बातें। तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ये सबको पता होता है बचपन से यार, नहीं पता तो याद कर लो भाई, और कुछ कर नहीं सकते। जैसे ओमेगा होता है ना थीटा अपॉन टी, तो थीटा कितना होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, बस खत्म। एक चक्कर के लिए पूरा सर्कल में एंगल कितना होता है? 2 पाई। तो ओमेगा को यहाँ पुट कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई का स्क्वायर है ना ओमेगा स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब यहां से टी निकाल लो, क्या निकाल लो? तो टी ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा, ए तो टी का स्क्वायर हो गया, और वाई के नीचे मैंने ए को ले लिया। तो 4 पाई की जगह 4 पाई स्क्वायर है, वाई के नीचे ए आ गया, टी यहां चला गया। अब मैंने रूट लगा दिया, तो रूट टी स्क्वायर है ना ये, रूट लगाने पे दोबारा ये 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और रूट में आ जाएगा वाई और ए, वाई और ए। तो यही है टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका टाइम पीरियड आएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। जैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं अलग अलग जगह पे। पहला मैं अप्लाई कर रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग है और उसको हमने लोड कर दिया, जैसे एक स्प्रिंग है उसे खींच के छोड़ दिया तो ऑसिलेट होगा। स्प्रिंग पे हमने ऐसा मान लिया कि एक स्प्रिंग है, उस पर कोई मास है m, उसको हमने खींच के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा? ऑसिलेट। और मुझे चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तभी आएगा जब मुझे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रेशियो पता होगा, क्योंकि 2 पाई तो मुझे पता ही है कांस्टेंट है। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस के इंटू वाई, ये सबको पता होगा। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू। अगर मैं सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, पर हम y एक्सिस में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है F इज इक्वल टू माइनस के वाई, इसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। अब मैंने कह दिया यार फोर्स का तो एक और फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा कि फोर्स को मैं अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं, सिर्फ वैल्यू लूं, तो माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। तो ये अब समझ पा रहे मेरी बात को? तो मैं हम कहने का मतलब क्या है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? सेम। तो मैंने लिख दिया के वाई और एम ए बराबर होगा, के वाई और एम ए क्या होगा? तो यहां से वाई बाई ए निकाल लिया जो एम बाई के बराबर आएगा। ए को नीचे ले आओ और के को नीचे ले जाओ, तो वाई बाई ए किसके बराबर हो गया? एम बाई के। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या गया बताओ? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का पक्का? अच्छा, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया बस। स्प्रिंग का टाइम पीरियड पता क्या बचा इसमें? पेंडुलम का टाइम पीरियड, एनर्जी, ग्राफ, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लो सारा जितना भी पढ़ा है, वरना परेशान हो जाओगे। सो प्यारे बच्चों, पिछली बार टाइम पीरियड निकाला था स्प्रिंग का। अपने पास टॉपिक है देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में आने का चांस है ये। तो हमने कैसे किया है देखो, बहुत इजी है इसका डेरिवेशन, आपको समझना अच्छे से कि देखो
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालने के लिए आपको मानना है कि एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होता है पेंडुलम का, ये है पेंडुलम, इस पेंडुलम का जो लेंथ है वो एल है, और एक यहाँ पर एक बॉब लगा हुआ है, उसका मास है एम, तो स्मॉल एम है, मैंने माना है मास ऑफ बॉब। अब एक थीटा दिया है हमने, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने इसको आगे डिस्प्लेस किया, रस्सी को यहाँ पे ले आए और फिर छोड़ दिया, जिसके कारण वो ऑसिलेट कर रहा था। तो हमने जब पार्टिकल को यहाँ पर देखा तो नीचे की तरफ पार्टिकल के ऊपर mg लग रहा होगा, mg, और लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाने से हमें पता लगता है कि अगर ये एंगल थीटा है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर ही आएगा। सो प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर ये mg है और ये थीटा है, तो उसके बगल में जो होगा उसको बोलेंगे हम mg cos थीटा। थीटा के बगल में जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं mg cos थीटा, और इधर होगा mg sin थीटा। यह है mg sin थीटा, ठीक है ना, यह है mg, थोड़ा बताऊं मैं आपको ठीक से, ये जो लिखा हुआ है ये है mg sin थीटा। यानी एक बात मुझे समझ में आ गई कि अब यहाँ पर रोटेशन पैदा होगा, और रोटेशन पैदा होगा किसकी वजह से, mg sin थीटा की वजह से, वही उसको लेके आएगा वापस। तो पेंडुलम ऐसे ऐसे जो कर रहा है, तो उसको वापस लेने का काम जो कर रहा है वो mg sin थीटा कर रहा है। तो हमने कहा देखो भाई, यहां पर वापस लाने का मतलब है रीस्टोर करना, तो यहां पर एंगुलर मोशन है तो यहां पे टॉर्क पैदा होगा, तो यहां पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा जिसको लेके आ रहा है, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, यहाँ पे टी आर लिखा है, मैंने टाउ आर करके ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे टी को टेढ़ा करके लिखते हैं, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ, तो टाउ आर का मतलब होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ होता है फॉर्मूला। यहाँ पर जो आर है, आर मतलब जो भी डिस्टेंस है, सर्कल का रेडियस, अगर यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, अगर एक सर्कल बाई चांस यहाँ पे बनता है तो उसका रेडियस तो इसके बराबर होगा ना, लेंथ के बराबर, तो लेंथ की जगह आ गया, और फोर्स कौन है यहाँ पर, mg sin थीटा है जो इसको लेके आएगा, और यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ है। तो हम बोलते हैं, छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे आप लोग, हम ऐसा कहते हैं कि एंगल हमारा अगर बहुत छोटा हुआ, इफ द थीटा इज स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है, अगर यहां पर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो एल की जगह एल रहेगा, देखो एल की जगह एल है, mg की जगह पर mg है, साइन थीटा को हम थीटा बोल देंगे क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो यहां से क्या पता लगता है कि जो टॉर्क है, टॉर्क मतलब एक तरह से पीछे लाने वाला रोटेशन, वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर टॉर्क कभी भी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर फोर्स कभी भी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम कहते हैं वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। हम पहली बात कर चुके हैं ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी रीस्टोरिंग चीज होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के पीछे लगना चाहिए, तभी पार्टिकल लौट के आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टॉर्क है वो नेगेटिव दिशा में है, या ऐसा कह लो कि जो mg sin थीटा है, जो फोर्स है, फोर्स वो पीछे की तरफ है, इसीलिए पार्टिकल आगे जाके लौटेगा, और लौटेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा यहाँ पे। तो हम बोल देंगे कि भाई देखो यहाँ क्या प्रूफ हो रहा है, जो टॉर्क है वो एंगल के अपोजिट है, यानी एंगल अगर इस तरफ है तो टॉर्क पीछे है, तो यहाँ पर क्या होगा, पेंडुलम विल मेक एसएचएम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूफ करो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम के केस में होता है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ तक। और टाइम पीरियड ड्राइव करने के लिए अब क्या बोलेंगे हम, देखो हम बोलेंगे जैसा कि हम जानते हैं अगर स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग में हम पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वैसे ही अगर एंगल हुआ तो देखो फोर्स की जगह पर हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है एंगुलर मोशन वाला फोर्स, समझ पा रहे बात, कुछ ऐसा होता है रिलेट करें तो फोर्स की जगह पर हम टॉर्क लिख देंगे, कॉन्स्ट के की जगह तो के रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स की जगह पर लिख देंगे हम थीटा। क्यों, क्योंकि अभी एंगुलर मोशन चल रहा है। पहले हम एक्स और वाई क्यों लिखते थे बताओ, क्योंकि पहले लीनियर मोशन था, अब एंगुलर मोशन है तो के बगल में थीटा आएगा। तो हम बोलेंगे देखो भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता है माइनस के थीटा, ऐसे हमने लिखा। हमने कहा देखो पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 मान रखा था, कौन से वाले को, जब थीटा को हमने छोटा मान के लिख दिया था mg l थीटा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, एंड फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा, ये जो mg l थीटा है, mg l थीटा वो k थीटा के बराबर होगा, और यहां से आप निकाल लोगे थीटा, सॉरी k निकाल लोगे k, तो k की वैल्यू आ गई। पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं कि ये जो फॉर्मूला आया है टाइम पीरियड का, यहां पर इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। यहाँ जो m है ना, m ये जो मास है एक्चुअली एक तरह से इनर्शिया है, इनर्शिया फैक्टर है ये, आपको पता होगा मास जो है वो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये k जो है ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट। मेरी बात समझे। तो जब नॉर्मल मोशन होता है आगे पीछे स्प्रिंग, ऐसे मोशन में स्प्रिंग वाले
या फिर मेरा आगे पीछे वाला मोशन, आगे मैं जा रहा हूँ पीछे आ रहा हूँ, तो वहां पर हम इनर्शिया बोलते हैं, मास से रिप्रेजेंट करते हैं, और के होता है फोर्स कांस्टेंट। पर यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर हमने के निकाला है, के क्या है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट। अब मेरी बात को सुनना, क्या सुनना, कि टाइम पीरियड का अभी हमने फॉर्मूला देखा कि कभी भी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई के बगल में एक इनर्शिया फैक्टर था m, और नीचे था फोर्स फैक्टर या फिर फोर्स कांस्टेंट। तो अब बात करते छोटी छोटी बातें, कि अगर ये एंगुलर मोशन है तो एंगुलर मोशन में इनर्शिया नहीं होता, एंगुलर मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि यहां पर इनर्शिया की जगह पर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²। ये सबको पता होता है, जिसको नहीं पता वो रट्टा मार लेंगे। तो हम बोलेंगे यार टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, होता ये था 2 पाई अंडर रूट जो भी इनर्शिया होगा, इनर्शिया बाई कांस्टेंट, इनर्शिया बाई फोर्स कांस्टेंट। तो हमने इनर्शिया की जगह क्या पुट किया, देखो इनर्शिया की जगह पर ml², और कांस्टेंट की जगह पर हमने पहली वैल्यू निकाल ली है mgl। क्या निकाल लिया हमने, mgl। तो यहां पर हम पुट कर देंगे m इंटू जी इंटू एल, समझे, इनर्शिया ऊपर ml² और नीचे फोर्स कांस्टेंट जो कि mgl है। तो l से l कट जाएगा, m से m कट जाएगा, आ गया l/g। क्या आ गया, l/g। तो यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट l/g, 2 पाई अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। तो कंक्लूजन क्या निकला प्यारे बच्चों, कि अगर कहीं पर भी आपको सिंपल पेंडुलम दिखाई दे तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट l/g। अब यहां पर कुछ स्पेशल केस बता दूं आपको, ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो लेंथ पर और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा। पता ना, टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें हीट होती है, गर्म होती है, फैलती है। अगर आप चांद पर जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप एक्सेलरेटर में हो, उसमें हो, क्या बोलते हैं उसे, लिफ्ट में, कहीं पर लिफ्ट में हो मान लो, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g प्लस ए। अब ए जुड़ जाएगा उसके अंदर। वैसे अगर मान लो लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो g माइनस ए, समझ रहे हो। ये लिफ्ट अभी ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट है डाउनवर्ड जा रहा है, लिफ्ट है डाउनवर्ड। अगर लिफ्ट कहीं नहीं जा रहा है, लिफ्ट रुका हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यही फॉर्मूला होगा। तो लिफ्ट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कुछ और बातें बताऊं, तो जब हम लिफ्ट के अंदर रहेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अलग अलग आएगा। लेकिन ऐसा मान लो किसी ने लिफ्ट की वायर को कट कर दिया, वायर को, वायर कट कर दिया, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में पता क्या होगा, इफेक्टिव वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से टाइम पीरियड आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। ये सब बातें बचपन में करते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर चीजें आपको नहीं आती है तो आप इसको याद कर लेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। कि नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, लिफ्ट ऊपर जाए तो ये फॉर्मूला, लिफ्ट नीचे आए तो ये फॉर्मूला, और अगर तार टूट जाए, कट जाए तो टाइम इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर कहीं पर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तब टाइम, स्पीड कांस्टेंट का मतलब है स्पीड चेंज नहीं हो रहा या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट l/g। समझे मेरी बात को, यानी दो जगह पर ही टाइम चेंज होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, लिफ्ट नीचे आएगा। बाकी ये तो इनफाइनाइट होता है आंसर, और इसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। लिफ्ट अगर कांस्टेंट है तब भी सेम आंसर आएगा। चेंज कब होगा, जब अप या डाउन, एक्सेलरेशन के साथ। अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तो छोटी छोटी बातें थी, इसको लेके, किसको लेके, सिंपल पेंडुलम को लेके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी होगी, है ना। तो नाउ द पेंडुलम का टॉपिक खत्म होता है। सो नाउ इस चैप्टर के अंदर एक बार आप उसे रिवाइज कर लेना प्लीज, है ना, फिर आगे बढ़ना। इस चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक होता है हमारे पास एनर्जीज। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप कह सकते हो कि एग्जाम में आने का चांस है, एग्जाम में आने का पूरा चांस है, कह सकते हो। एनर्जीज में सबसे पहले हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी में सबसे पहले क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ पा रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, देखो इसके लिए बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन होता है कि आपको बोलना है कि देखो यार, आपने पढ़ाया था कि एक होता है मीन पोजीशन और पार्टिकल आगे पीछे डोलता रहता है। और आपको मैंने ये भी पढ़ाया होगा कि इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द -a पीछे की तरफ, और आगे की तरफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन के लिए +a, सबसे दूर जो है। और a क्या था, सर्कल का रेडियस। पार्टिकल ऊपर जा रहा था रेडियस तक, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर नीचे, है ना।
तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? तो हम मान लेते हैं किसी भी y दूरी पर, जैसे पार्टिकल चल रहा है ना, मानते हैं कि x एक्सिस है, पर हमने तो y मान लिया, डिस्टेंस ही तो है, हमने मान लिया कि y एक्सिस है फॉर एग्जांपल, और हमने कहा किसी भी पॉइंट पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा dy का मतलब है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो आपने पढ़ा है ये कि y पर अगर dy डिस्प्लेसमेंट है तो आप लोगों ने वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है वर्क एनर्जी पावर में। प्यारे बच्चों, वर्क हमेशा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट को dy माना है, उसका इंटीग्रेशन, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये आप हर चैप्टर में पढ़ते आए हो पीछे, तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो अगली बार हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? वैसे पेंडुलम का डेरिवेशन समझ में आया तुम लोगों को? मैंने ट्राई किया कि कम टाइम में जितना अच्छा हो सकता है, कि पार्टिकल पीछे आ रहा है तो पहले k निकाला, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता ही ml² है। चलो जो भी है, अब काम की बात। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ लिखा है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू लेंगे, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्चुअली में इसका मतलब ये लिखा हुआ है F इंटू dy। अब हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, आप समझ गया ना कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। पोटेंशियल एनर्जी कैसे ड्राइव करना है, मैं ये आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो? वैसे इसमें आ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे ड्राइव करना है ये मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पर है dy। अगर किसी व्यक्ति को याद हो तो मास की जगह पर है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर याद हो किसी व्यक्ति को तो मैंने ω² y करवाया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, ω² y ले रहे हैं। तो मास की जगह पर मास है, एक्सेलरेशन हो गया ω² y, dy की जगह पर dy है। अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए मास और ω² को एक साथ रख लो, dy और y को एक साथ रखो, तो ये हो गया y इंटू में dy। इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो होता है y²/2, यानी y इंटू dy का आंसर क्या होता है? y²/2। तो बस ये हमने वर्क निकाल लिया। क्या निकाल लिया? यानी अगर कोई पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एक ऑसिलेशन में है, तो इतना काम हो रहा है, और जितना काम होगा वही तो एनर्जी होता है। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि जो भी वर्क हुआ है बहुत इजी नहीं, देखो F इंटू dy, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है ω² y, और y इंटू dy हो गया y²/2। तो यहां से जो वर्क आया इसका बोलेंगे दिस वर्क स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की तरह होगा उसके पास, और इसी का सिंबल हम रख देंगे PE। P मतलब पोटेंशियल एनर्जी, कई लोग इसको U भी बोलते हैं, कैपिटल U मतलब एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ मतलब 1/2 m ω² y²। अब छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या क्या बातें ध्यान रखना है? बहुत सिंपल कि ये छोटी सी बात है, ये क्वेश्चंस में काम आता है कई बार, इसको याद रखना। क्या रखना? कि ω² k/m के बराबर होता है। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया? तो उसके पीछे छोटी सी स्टोरी होती है। देखिए छोटी सी बात क्या है, आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान दो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा आपने। और फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, पता है आपको? k इंटू एक्स या फिर k इंटू वाई, पता ना आप लोगों को? तो हम y मान रहे डिस्प्लेसमेंट ना, तो फोर्स हो गया k इंटू वाई। मास यहाँ पर मास है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? ω² y, यही तो होता है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है k इंटू वाई। देखो यहाँ से y से y कट जाएगा, तो k/m किसके बराबर आ गया? ω²। समझे मेरी बात को? m को नीचे ले आएंगे ना, तो k/m ω² होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कैसे पता लगा? फोर्स के फॉर्मूले से। अब मुद्दा यह है कि ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं कर लेंगे हम फ्यूचर में, बस मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर दिमाग क्या लगाया कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है 1/2 मास ω²। तो 1/2 मास ω², लेकिन बगल में लिखा है y का स्क्वायर, और y का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? a sin ω/t। ये आप पहले से जानते हो, y का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया y की स्क्वायर की जगह पर a² sin² ω/t, a² sin² ω/t। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? तो पहले ये ड्राइव करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब प्यारे बच्चों आगे बहुत इजी है, काइनेटिक एनर्जी देखिए। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलोगे लेट अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो वी नो एट y डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज dy, नाउ वर्क डन इज गिवन बाय। नहीं समझे मेरी बात को? अरे ये जो बात है इसको इंग्लिश में थोड़ा लिखना है। देखो ऐसे कि लेट MP इज मीन पोजीशन, A इज एक्सट्रीम पोजीशन,
माइनस ए इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजिशन, लेट वाई इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डी वाई इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, पता है आप लोगों को डी वाई का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क डन, और फिर सारा खेल खत्म। ये गेम समझ रहे हो बात को। अब काइनेटिक एनर्जी आएगा ना एग्जाम में निकालने के लिए, ये तो एक रोता हुआ बच्चा कर देगा, जैसे अभी अभी मतलब आया धरती पे कर देगा क्वेश्चन। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ और एम की जगह हाफ एम। जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, वेलोसिटी याद करो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, उसका स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब टोटल निकालना, टोटल बताओ टोटल एनर्जी क्या होता है, बताओ। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ये, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक क्या निकाला आपने अभी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है, अच्छा ये मैंने पहले पोटेंशियल लिख दिया है गलती से, कोई बात नहीं, पहले मैंने पोटेंशियल लिख दिया है। देखो ये पोटेंशियल हो गया आपका और ये हो गया आपका काइनेटिक। तो पोटेंशियल अभी पीछे आपने निकाला था हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पोटेंशियल अभी पीछे यही निकाला था यार, क्या कर रहे हो आप लोग। देखो सबसे लास्ट में यही तो निकाला था आपने, हाफ एम ए स्क्वायर एम डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये पोटेंशियल हो गया। अब काइनेटिक कौन सा है, काइनेटिक ये रहा, काइनेटिक ये है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो काइनेटिक की जगह पर हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉमन क्या रहा है, देखो हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है वन। समझे मेरी बात को। तो टोटल एनर्जी निकालना बड़ा इजी है। तो यहाँ से देखो ध्यान रखना, ये होता ही वन है। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वन होता है, तो सोचो मैं इसमें क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते, होता ही वन है। तो यहां से आ गया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। तो सबसे इसमें डिफिकल्ट वाली बात क्या है, सिर्फ पोटेंशियल थोड़ी सी डिफिकल्ट, फिर काइनेटिक इजी है और टोटल बहुत इजी। अब मेरी बात सुनो, ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम लिखवाया था मैंने आपको, तो के क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम क्या हो जाएगा के, अरे ओमेगा स्क्वायर इंटू एम क्या हो जाएगा के। तो यहाँ पर देखो एम और ओमेगा स्क्वायर को मैं के बोल रहा हूँ, अगली लाइन में देखो एम और ओमेगा स्क्वायर को मैं के बोल रहा हूँ, दिख रहा है आपको। तो हाफ के ए स्क्वायर हाफ, और इससे क्या प्रूफ होता है कि टोटल एनर्जी देखो कैसा आया, टोटल एनर्जी ऐसा आया, हाफ कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और रेडियस भी क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड है हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट होने का मतलब है कि टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा मतलब एनर्जी क्या है, कंजर्व। तो ये प्रूव हो गया कि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑसिलेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा, फाइंड टोटल एनर्जी, अच्छी बातें कर देंगे। प्रूफ दैट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट कर देंगे। प्रूफ दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, या फिर एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व्ड है, एक्सप्लेन करो। तो यही सब करके आना है, यानी ये एक क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है, कुछ भी घूम के आ जाएगा। पोटेंशियल निकालो कर देंगे, काइनेटिक निकालो कर देंगे, टोटल निकालो कर देंगे, कंजर्वेशन प्रूफ करो कर देंगे, कांस्टेंट प्रूफ करो कर देंगे। या ऐसा आएगा कि प्रूफ करो टोटल एनर्जी, क्या रहा कर देंगे, प्रूफ करो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, कि टोटल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ भी आ सकता है घुमा के, तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आएगा इसी में से। तो आप ध्यान रखेंगे, फिर अगले टॉपिक पे हम फटाफट बढ़ते। वैसे ये लास्ट टॉपिक था। देखिए जब हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ लेते हैं, देखो एग्जाम में आएगा, आपको करके आना है। अगर एग्जाम में आया कि टोटल एनर्जी को ड्राइव करो, तो पहले पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर एडिशन। सिर्फ पोटेंशियल आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ काइनेटिक आना है तो बच्चों का खेल है। कंजर्वेशन आ गया तो पूरा दोबारा करना पड़ेगा, कंजर्व करो। चलिए अब कुछ ग्राफ है इस चैप्टर के अंदर। देखिए आपको ध्यान रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ऐसा आता है साइन वाला, फिर जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो कॉस वाला आएगा ऐसा, ये कॉस का ग्राफ होता है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ भी साइन का होता है। ये करवाया ना मैंने, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी करवाया होगा ये एक्सेलरेशन का। इसका ग्राफ कैसा वाला है, माइनस का साइन वाला, तो नीचे से साइन वाला बना दो। फिर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखो, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में भी क्या आया था याद करो, पोटेंशियल में आया था साइन, लेकिन साइन का स्क्वायर, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ऊपर ऊपर चलेगा साइन का ग्राफ, ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है टाइम के साथ,
ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है आपका टाइम के साथ। तो ये कुछ ग्राफ से जो आपको याद रखने हैं। अब तुम सोचो मैं जादू कर दूं, जादू नहीं हो सकता, ये याद रखने पड़ेंगे ग्राफ। वैसे और हमारे पास ग्राफ है, देखिए पहला ये काइनेटिक एनर्जी। अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी का भी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था, और काइनेटिक एनर्जी में कॉस आता है, कॉस, और कॉस का स्क्वायर है तो कॉस वाला ऐसे चलेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है टाइम के साथ, समय के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये वाले और ये वाले, ये एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है ना। ये देखो क्या है, ये आपका मीन पोजीशन है, क्या ये, और ये है डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है ना प्लस ए, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस ए। मतलब ये एक पेंडुलम है, वो मीन पोजीशन से आगे पीछे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो देखो जब जब वो आगे बढ़ेगा, जब जब वो आगे बढ़ेगा क्या होगा सोचना है। यहां पर जाएगा ना एक्सट्रीम पर, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पता है आप लोगों को। अरे जब वो सबसे आगे जाएगा वेलोसिटी जीरो होगी, रुकेगा तभी तो पीछे आएगा। इसका मतलब आगे बढ़ते वक्त वेलोसिटी घट रही थी, तभी वेलोसिटी जीरो हुई है। यानी कि आगे बढ़ते वक्त काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, घट रहा है ना। तो जो घटता हुआ ग्राफिक आपको दिखेगा वो काइनेटिक एनर्जी का होगा, और जहां पर काइनेटिक घटेगा वह पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ना कन्वर्ट होता है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल काइनेटिक में। तो अगर काइनेटिक घट रहा है तो पोटेंशियल वहां पे बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो जो बढ़ता हुआ ग्राफ होता है हमेशा ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है इस वाले में, और जो घटता रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी का है। तो ये क्या है, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी कैसे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अनुसार। एनर्जी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ का नाम है फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ आए तो ये बनाते हैं। तो ये वाला आपका पोटेंशियल है, ये वाला आपका काइनेटिक है। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखेंगे, इन दोनों को मिलाने पर मिलेगा आपको टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस, तो इसको बोल रहे हैं हम टी, मतलब टोटल एनर्जी। सिमिलरली पीछे भी होगा, जब पार्टिकल आगे चला जाएगा तो वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, और उस टाइम पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। तो ये ग्राफ ध्यान रखना कि डिस्टेंस के अनुसार एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ गया। दूसरा ग्राफ ये होता है जो एग्जाम में आता है, ये तो बहुत रैंडम है, किसी को कुछ भी बोल दो, एनर्जी वर्सेस टाइम। तो ये वाला देखते हैं क्या है। इस वाले को हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और इस वाले को बोल रहे हैं हम काइनेटिक, ठीक है। ये आपका काइनेटिक है, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। के का मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। समझे मेरी बात को प्यारे बच्चों। अब ध्यान रखना छोटी सी बात, किसी किसी बुक में उल्टा भी हो सकता है, इसको पोटेंशियल बोलते हैं, इसको काइनेटिक, इसको काइनेटिक, इसको पोटेंशियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा सेम रहेगा। नीचे वाला ग्राफ अलग हो सकता है अलग अलग बुक में, और ऊपर वाला हमेशा ही सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे आगे जाके वेलोसिटी जीरो होनी है तो होनी है, और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि काइनेटिक घटेगा तो घटेगा। तो देखो यहां पर देखो जो घट रहा है वो काइनेटिक ही होगा हमेशा। तो ये ग्राफ आपको याद रखने पड़ेंगे, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि काइनेटिक जो है पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? जब काइनेटिक जीरो हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। तो ध्यान रखना कि एनर्जी कंजर्वेशन है यहाँ पे, एनर्जी इज कन्वर्टेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, ध्यान रखना। अभी लास्ट में एक छोटी सी टॉपिक है जो जेई का है, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूं। देखो टॉपिक क्या है, ध्यान देंगे। टॉपिक ये है कि हमारे पास स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है 2πm/k, ये जो फॉर्मूला होता है एक स्प्रिंग के लिए होता है, एक स्प्रिंग। अगर कहीं भी जीवन में आपको एक स्प्रिंग दिखाई देगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π√m/k। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बोले भाई दो स्प्रिंग पैरेलल में, एक स्प्रिंग ये रहा जिसका कांस्टेंट है k1, एक स्प्रिंग ये रहा जिसका कांस्टेंट क्या है k2, दो स्प्रिंग पैरेलल में दिखाई देंगे, तब टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तब हम इस k1 को और k2 को एक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में एक ही k पुट करने का ऑप्शन है, नहीं समझे मेरी बात को। तो हमें निकालना पड़ेगा k का इफेक्टिव वैल्यू, यहां लिखा है मैंने k इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब इन दोनों k को मिला के एक k, जैसे हम पढ़ते थे बचपन में कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हुए तो उसको एक बनाओ, पैरेलल में हुए तो उसको एक बनाओ, तो वैसे यहां पर भी है। तो जब भी पैरेलल में होता है स्प्रिंग तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है k इफेक्टिव का, k1 + k2। अब डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दो, आपको आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2πm/k1 + k2। लेकिन अगर दो स्प्रिंग सीरीज में हुए, अगर सीरीज में हुए k1 k2 का आंसर कैसे आएगा, तो 1/k
1/k इफेक्टिव 1/k1 प्लस 1/k2। अब तुम बोलोगे सर ये तो अलग नहीं है, हमने ओम्स लॉ वाले तरीके से उसमें अलग पढ़ा था जब हम ओम्स लॉ पढ़ते थे, तो हाँ उससे अलग है ये। तो बचपन वाली बातों को यहाँ रिलेट मत करना, वो रेजिस्टेंस है, ये स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में ध्यान रखना, अगर पैरेलल होंगे तो जो आंसर आएगा k1 प्लस k2 से सीधा आ जाएगा, पर अगर सीरीज में हुए तो 1/k से निकालना पड़ेगा। 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, फिर क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ एग्जाम के तौर, ऐसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ यार एक स्प्रिंग है, उससे दूसरी स्प्रिंग लगी हुई है और फिर यहाँ पर है 2 किलो, और इसकी जो कांस्टेंट है k1 है मान लो 2, और इजी कैलकुलेशन के लिए मान लो k2 ले लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं ना। अब आपसे बोले टाइम पीरियड निकालो, तुम बोलोगे यार 2 पाई अंडर रूट m/k इफेक्टिव, तो k इफेक्टिव निकालो, 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 प्लस 2/8 6/8, तो k इफेक्टिव क्या आएगा 8/6, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है 1/k आया है, 1/k 6/8 है, हमें क्या निकालना है k, तो उल्टा कर देंगे 4/3। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो 2 पाई, मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दो, और k इफेक्टिव है 4/3, तो 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, पता ना आपको प्लेट के, तो आंसर आ गया, बस सॉल्व कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इस प्रकार से चैप्टर का हमने कोना कोना पढ़ लिया है। सो एंजॉय योर डे, भगवान आपका खूब भला करे। हो गया।